हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से समझने से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कई ज्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं, वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि हमने ये सीरीज आप सबके सामने तब जाकर के प्रस्तुत की है जब हमने खुद से इन सभी एनसीईआरटी को, सभी कक्षाओं की और सभी अध्यायों को लाइन बाय लाइन जब खुद से रीड किया है, उसको समझा है, तब जाकर के आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 6 के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 6 है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिकों को इस वीडियो के अंतर्गत बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी हम टॉपिक को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे वो हम कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, जो कक्षा 11 के अध्याय 6 ग्रामीण विकास के अंतर्गत दिए हुए होंगे। उन सभी टॉपिकों को बड़ी ही विस्तार पूर्वक से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि अध्याय 6 ग्रामीण विकास के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रामीण विकास होता क्या है। वास्तव में जो ये ग्रामीण विकास है ये है क्या है। जो ग्रामीण विकास जो ये शब्द है ये वास्तव में काफी विस्तृत शब्द है, काफी व्यापक है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत वे सभी चीजें समाहित है जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें कि साक्षरता है और स्वास्थ्य सुविधाएं है और कौशल का विकास है, भूमि सुधार है, उपयुक्त ऋण व्यवस्था, आधारभूत संरचना। जब ये सभी चीजें ग्रामीण क्षेत्र में होगी तब जा करके हम उसे ग्रामीण विकास कहते हैं। किस तरह से जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था होगी तो वो लोग साक्षर होंगे, वो लोग शिक्षित होंगे, जिससे कि उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उत्पादकता को बढ़ाती है। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो किस तरह से ग्रामीण विकास होगा। तो इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर ग्रामीण परिवेश में विकास होता है तो किस तरह से लोग स्वस्थ होंगे, लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। जब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसकी कार्य क्षमता में जरूर वृद्धि आती है। और इसी तरह से लोगों का कौशल का विकास हो। जब लोगों के कौशल का विकास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि उनकी कार्य क्षमता, कार्य करने की शैली, उसमें किस तरह से वृद्धि आती है और जो उत्पादकता है वो भी बढ़ने लगती है। और इसी तरह से भूमि सुधार भी कृषि क्षेत्र में बेहद जरूरी है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र का आजीविका का जो साधन है वो कृषि है। यदि कृषि भूमि कुछ ही लोगों के हाथों में होगी, उसका स्वामित्व कुछ ही लोगों के पास होगा, और ऐसे में जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो किस तरह से खेती करें, किस तरह से अपना जीवन को यापन करेंगे।
तो इस तरह से इन सब के समाधान के लिए भूमि जैसे सुधार बेहद जरूरी है। जब भूमि सुधार होंगे तो कहीं ना कहीं जो कृषकों की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। जब किसानों की स्थिति बेहतर होगी तो ग्रामीण विकास खुद तो खुद होगा। और इसी तरह से ऋण व्यवस्था ऋण व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। और किस तरह से किसी भी फसल को जब किसान उगाता है उसके लिए बीजों की आवश्यकता होती है, कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है और उर्वरकों की, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है एक किसान को, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में अपनी बचत भी नहीं होती है। तब अब उसके पास ये समस्या होती है किस तरह से वो पूंजी को जुटाए जिससे कि वो खेती कर सके। तो ऐसे में वो किसान ऋण लेता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण व्यवस्था का पर्याप्त विकास होगा, बैंकिंग व्यवस्थाओं का विकास होगा, तो किसान प्रत्यक्ष तौर पे बैंकों से जुड़ सकेंगे और उन्हें सस्ती दरों पे उन्हें ऋण मिल सकेगा। और इसी तरह से आधारभूत संरचना, यदि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अगर विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर और उनकी जो कार्यशैलियां हैं उनमें कई ज्यादा विकास होगा, जिससे कि उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। आधारभूत संरचना में किस तरह से बिजली का विकास होगा, अगर बिजली का विकास होगा तो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। और इसी तरह से सिंचाई व्यवस्था, यदि कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था की उपयुक्त व्यवस्था होगी तो ये किस तरह से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाएगा। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो संपूर्ण ग्रामीण विकास किस तरह से एक विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से परिवहन व्यवस्था, यदि परिवहन व्यवस्था का विकास होगा ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकेंगे और अपने उत्पादित माल को वो मंडियों तक, बाजारों तक, उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचा सकेंगे और जिसके लिए उन्हें अच्छी कीमत भी मिल सकेगी। तो इस तरह से ये आधारभूत संरचना का विकास होना भी बेहद जरूरी है, जिससे कि ग्रामीण विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास वास्तव में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में है और ये इसी संदर्भ में है जब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, लोगों के कौशल का विकास होगा और भूमि सुधार होगा और लोगों के लिए ऋण की उपयुक्त व्यवस्था होगी और ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का यदि विकास होगा तो ये ही ग्रामीण विकास कहलाता है। और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। किस तरह से महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया था, क्योंकि एक तो भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। जब अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है तो कहीं ना कहीं हमें फोकस करना चाहिए ग्रामीण विकास पर। यदि हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्रामीण विकास करना होगा। तो इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। तो इस तरह से ये ग्रामीण विकास है। अब हम इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में साख के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में साख की जरूरत होती है और किस तरह से जो साख व्यवस्था का जब हम विकास करें ग्रामीण क्षेत्र में तो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वो उपयोगी हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि हमारी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ये अधिकांश जनसंख्या किस तरह से अपनी आजीविका के लिए वो कृषि पर निर्भर है और वो जब वो कृषि क्षेत्र में किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए किस तरह से अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वो चाहे बीजों को खरीदने और कीटनाशक, उर्वरक, कृषि संबंधी जो उपकरण है उसके लिए किस तरह से पूंजी की आवश्यकता होती है और एक किसान की जो बचत है वो काफी कम होती है। जब उसकी बचत कम है तो वो किस तरह से वो निवेश कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान को किस तरह से ऋण की जरूरत होती है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में
बैंकिंग व्यवस्था का उचित विकास होता है तो उसे आसानी से ऋण मिल सकता है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का विकास नहीं है तो ऐसे में वो किसान मजबूर होता है साहूकारों से ऋण लेने के लिए। वो मजबूर होता है बड़े बड़े धनी लोगों से ऋण लेने के लिए। जब वो इन साहूकारों और धनी लोगों से ऋण लेता है तो ये साहूकार और बड़े बड़े जो धनी है ये अधिक ब्याज दर पर किसानों को ऋण देते हैं, जिससे कि इनका शोषण होता है और ये किसान इस ऋणग्रस्तता से निरंतर ग्रसित होते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो ये ऋण व्यवस्था है, जो साख व्यवस्था है, बैंकिंग प्रणाली है, इसका विकास होना बेहद जरूरी है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में किसानों के पास निवेश के लिए पूंजी की कमी होती है और किसान जब निवेश करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इसी चीज की होती है, अब वो कहां से पूंजी को जुटाए। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में साख व्यवस्था का पर्याप्त विकास होना चाहिए, जिससे कि किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिल सके। और जब बैंकिंग व्यवस्था का विकास नहीं था और आज भी कई क्षेत्रों में जहां पर बैंकिंग व्यवस्था का विकास नहीं है, तो ऐसे में किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं, बड़े बड़े धनी सेठों से ऋण लेते हैं, जो उन्हें ऊंची ब्याज दर पे उन्हें ऋण मिलता है, जिसके चलते उनका निरंतर शोषण होता है और वो लोग इस ऋणग्रस्तता से निरंतर ग्रसित होते हैं। अब ऐसी स्थिति से किस तरह से किसानों को बाहर निकाला जाए, किस तरह से किसानों की स्थिति को बेहतर किया जाए, तो ऐसे में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हमें बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना जरूरी है। बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना ही नहीं है, बैंकिंग व्यवस्था को आम जनमानस के लिए सरल बनाना होगा, ताकि किसान प्रत्यक्ष तौर पर बैंकों से जुड़ सके और बड़ी आसानी से वो बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं जिन क्षेत्रों में बैंकों का विकास होता है तो उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, जो कागज पत्र की जो फॉर्मेलिटी होती है, उसके चलते किसानों को कई बार बैंकों में दौड़ाया जाता है। तो इसके चलते किसान बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं। वो ये प्रायोरिटी देते हैं कि किस तरह से हमें साहूकार से ऋण लेना, क्योंकि वहां पे किसी भी झमेले की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी कागज पत्र की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वहां से आसानी से ऋण मिलता है। बजाय बैंकों में बड़ी मुश्किल के बाद उसे ऋण मिलता है, कई बार तो उसे ऋण मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था का विकास तो करना ही करना है, साथ ही साथ हमें बैंकिंग व्यवस्था को आम जनमानस के लिए सरल बनाना है, ताकि वे लोग बैंकिंग व्यवस्था से प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ सके और उन सेवाओं का लाभ उठा सके। और किस तरह से आज के समय में जो ये बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो रहा है, हालांकि हो तो रहा है लेकिन इसकी जो गति है वो धीमी है, जिसमें कि अनेक प्रकारों के जो बैंक है वो बैंक किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें कि व्यावसायिक बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है। ये सभी बैंक किस तरह से लोगों को सस्ती ब्याज दरों पे वो ऋण प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को उसका लाभ मिलता है। क्योंकि जब किसान साहूकार से ऋण लेता है तो इसकी ब्याज दर तो उच्च होती है, और जब किसानों को इन बैंकों के माध्यम से ऋण मिलेगा तो वो कम दरों पे मिलेगा, जो कहीं ना कहीं किसानों के विकास के लिए बेहतर है। जब किसानों का विकास होगा तो इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण विकास होगा। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में सी साख के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद कृषि विपणन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि कृषि विपणन है क्या है और किस तरह से ग्रामीण विकास के लिए ये कृषि विपणन जरूरी है। विपणन यानी कि मार्केटिंग। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का भंडारण, वर्गीकरण, परिवहन, पैकिंग और वितरण आदि किया जाता है। कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादों के भंडारण और उनका वर्गीकरण, उनका ग्रेडिंग और परिवहन और पैकेजिंग और उनका वितरण,
ये सभी चीजें विपणन के अंतर्गत आती है, यानी कि मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। जब एक किसान कृषि उत्पादों का वो उत्पादन करता है, अब इसे किस तरह से इसका भंडारण किया जाना चाहिए और किस तरह से उसका वर्गीकरण ग्रेडिंग करनी है, किस तरह से परिवहन के माध्यम से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है और किस तरह से इसकी पैकेजिंग करनी है और किस तरह से इनका वितरण करना है, तो ये सब चीजें जब होगी तो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति बेहतर होगी और ग्रामीण विकास होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से ये किसानों की बेहतरी के लिए जरूरी है, किस तरह से ये ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है। जब कोई भी कृषि उत्पाद उत्पादित होता है, अगर इसके लिए भंडारण की उचित व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं जो कृषि उत्पाद जो बर्बाद होते हैं, उस बर्बादी से हम उन उत्पादों को बचा सकते हैं। जब हम बर्बादी को बचाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो उत्पादन में वृद्धि होगी, अच्छे उत्पादन की, और जिससे कि किसानों की आमदनी अधिक होगी। आमदनी अधिक होती है तो इससे क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा। और इसी तरह से वर्गीकरण, अब हमें जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पादों को वर्गीकृत करना है, किस तरह से कौन सी क्वालिटी का कौन सा उत्पाद है, ये वर्गीकरण भी जब हम करेंगे तो हमें उचित दाम मिलेंगे। उचित दाम मिलने से किस तरह से किसानों की आय में वृद्धि होगी। और इसी तरह से परिवहन, जब परिवहन की उचित व्यवस्था होगी तो हम किस तरह से कृषि उत्पादों को खेतों से भंडारण स्थल तक और भंडारण स्थल तक लोगों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच तक हम पहुंचा सकते हैं जब परिवहन व्यवस्था का उचित विकास होगा। और इसी तरह से पैकेजिंग, पैकिंग जब अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं उस उत्पाद का उचित मूल्य मिल पाएगा। पैकिंग अच्छी होने पर किस तरह से उस प्रोडक्ट के संदर्भ में जो पैकिंग होती है वो उस पैकिंग से वो झलक सके कि वास्तव में ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो इससे भी उचित मूल्य मिलने की संभावना होती है। और इसी तरह से वितरण, जो वितरण व्यवस्था है वो भी इस तरह से होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं तक उस उत्पाद को पहुंचाया जा सके। किस तरह से जो किसानों से उत्पादित हो रहा है कोई भी पदार्थ, उसको अंतिम उपभोक्ता तक किस तरह से पहुंचाया जाए। जो ये वितरण से संबंधित जो ये नेटवर्क है, इसको भी दुरुस्त करना होगा, तब जाकर के किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। और जब किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी तो ग्रामीण विकास निश्चित तौर पे होगा ही होगा। तो इस तरह से इस महत्वता के साथ कृषि विपणन की व्यवस्था दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। और भारत की अधिकांश आबादी तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और इन लोगों का आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। जब कृषि अधिकांश जनसंख्या का साधन है आजीविका का, तो कहीं ना कहीं कृषि विपणन व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की अधिकांश जनसंख्या कार्यरत है। जब कहीं ना कहीं अधिकांश जनसंख्या कार्यरत होती है, जब हम उस ओर ध्यान देते हैं, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं और उनकी जो आर्थिक गतिविधियां उसको दुरुस्त करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं देश और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम बेहतर कर पाते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और किसानों की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए कृषि विपणन व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है, जिससे कि ग्रामीण विकास हो सकेगा। और इसी संदर्भ में अब हम इसके बाद उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि किस तरह से उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण है और ये किस संदर्भ में होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में तो किस तरह से हम ये देखते हैं कि अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और इनका आजीविका का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। और किस तरह से हम आज के समय में ये देखते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब किसी क्षेत्र में किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम उन आवश्यकता से अधिक लोगों को दूसरे कार्य को और लगाएंगे तो उन लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ कृषि क्षेत्र में अधिक लोग लगे हुए हैं, आवश्यकता से कहीं ज्यादा अधिक लोग,
जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी के संदर्भ में भी देखते हैं कृषि क्षेत्र में। तो ऐसे में जो ये आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किस तरह से पहले से ही हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बोझ है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग लगे हुए हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र में विविधीकरण होना बेहद जरूरी है। जब विविधीकरण होगा तो किस तरह से हम खेती क्षेत्र में जो जोखिम है, उन जोखिमों को हम कम कर सकते हैं, और किस तरह से जो आवश्यकता से अधिक लोग जो लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में, उनको अगर हम दूसरे कार्यों में या कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में जब हम लगाएंगे, तो किस तरह से हम विविधीकरण के द्वारा खेती से जोखिमों को हम कम कर सकेंगे, और कृषि क्षेत्र की जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होगी और लोगों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। और किस तरह से जो आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको हमने कुछ ऐसे वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की ओर हमें उन्हें मोड़ना है, ताकि वो उस कृषि क्षेत्र से हट करके उन क्षेत्रों में वो कार्य करें। और इसके साथ साथ हमें उत्पादन की प्रणाली में भी हमें परिवर्तन करना होगा, और साथ ही साथ फसलों में भी हमें परिवर्तन करना होगा। फसलों की जो हम एक ही फसलों को हम उगा रहे हैं, उसमें भी हमें परिवर्तन करना होगा, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में विविधीकरण बेहद आवश्यक है। और इसी तरह से कि जब हम आवश्यकता से अधिक जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जब हम उनको कृषि अन्य क्षेत्रों में हम उन्हें डाइवर्ट करेंगे, तो इससे किस तरह से हम श्रम शक्ति को खेती से हटा करके अन्य संबंधित कार्यों या गैर कृषि क्षेत्रों को में हम लगा सकते हैं। और किस तरह से उन लोगों को जब हम इस तरह से डाइवर्ट करते हैं, तो उनकी आमदनी में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। कृषि से संबंधित कार्य भी हो सकते हैं, वो कृषि से संबंधित कार्य हो सकते हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये भी हो सकते हैं। और इसके अलावा हम गैर कृषि कार्य में भी लगा सकते हैं। वो चाहे कृषि से संबंधित जो कोई उद्योग धंधा हो सकता है, वो चाहे परिवहन व्यवस्था या जो कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी हम उन लोगों को लगा सकते हैं। क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र में पहले ही आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कृषि क्षेत्र में बोझ है, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है। और ये विविधीकरण भारतीय कृषि में बेहद जरूरी है। और इसको हम किस तरह से, किस संदर्भ में कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में जो आवश्यकता से अधिक लोग जो लगे हुए हैं, उसको हम अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगा सकते हैं। वो अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, वो कृषि से संबंधित क्षेत्र भी कोई हो सकते हैं। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में ये विविधीकरण बेहद जरूरी है। अब हम इसके बाद धारणीय विकास और जैविक कृषि के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये धारणीय विकास और जैविक कृषि है। आज के समय में जो खेती हो रही है, उस खेती में किस तरह से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो हम पे और हमारे आवरण पर ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। किस तरह से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के चलते हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। और ये किस तरह से जो ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक है, ये खाद्य आपूर्ति और जल, मृदा, पशुधन, इन सबको ये हानि पहुंचा रहा है। किस तरह से ये धीरे धीरे इन सब पर ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस तरह से आज के समय में जैविक कृषि की ओर हमें बढ़ावा देना बेहद जरूरी है, जिससे कि जो ये नकारात्मक प्रभाव है, इन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उनका संरक्षण और संवर्धन करती है। इसके अंतर्गत किस तरह से जो ये जैविक खेती होती है, ये जैविक खेती वास्तव में पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करती है और पर्यावरण का संरक्षण करती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती बेहद जरूरी है। और इसके अंतर्गत, जैविक खेती के अंतर्गत
किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत हरित उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और किस तरह से जैविक तरीके से जो खेती की जाती है, ये हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए ये किस तरह से बेहतर हुआ है और इसके और हमें बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ऊपर और हमारे पर्यावरण के ऊपर ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से यदि संतुलित विकास करना है और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करना है, तो इसके लिए जैविक खेती बेहद जरूरी है। तो इस तरह से ये जैविक खेती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आज एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अंतर्गत अध्याय 6 ग्रामीण विकास के संदर्भ में डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।